कि आपको इसमें केवल जो महिला अभ्यर्थी है उसको 60 मार्क लाने हैं, जो पुरुष जनरल और ईडब्ल्यूएस है उनको 75 लाने हैं, और जो आरक्षित कोटि के पुरुष है जनरल और ईडब्ल्यूएस को छोड़ कर को 67.5 मार्क लाने हैं। और निश्चित रूप से यह बहुत कठिन नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें अधिकांश लोग सीटेट का भी प्रिपरेशन किए होंगे, तो पेडागोजी उनका ठीक ठाक होगा। बिना तैयारी के भी वे 15-20 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। और ये जो मैं 4 दिन आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ और जो भी पीडीएफ मैंने आप लोगों को दिया है, इनसे ये 30 अंक जो पेडागोजी वाला है ना, इसमें जरूर आप लोगों का 25 अंक कवर हो जाएगा। बस आपको रीजनिंग, जीएस, इनका आप लोग हाल ही में बीपीएससी का लगभग सब तैयारी किए हुए हैं, तो उसमें आप लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ रीजनिंग, मैथ, जीएस और आपको वो पढ़ा होगा आप लोग, तो वो आपको काम करेगा इसमें। तो ये 50 मार्क में जब इतनी जल्दी एग्जाम ले रही है तो बहुत टफ नहीं रहने वाला है। ये 50 मार्क में आप लोग जरूर 35 मार्क, हमको लगता है थोड़ा सा भी, यदि ये 4-5 दिन जो क्लास लगातार हम चलाएंगे आपको दिन रात एक करके, ठीक है, चूँकि आप बिल्कुल एक्टिव मोड में आना है, तो इनसे ये आपका कवर हो। बस आप लोगों को अपना जो पेपर है और उस पेपर का आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। उसमें भी मैं हर एक सब्जेक्ट ये गाइडलाइन जो है आपको दूंगा। जैसे आज रात में मैं हिंदी सब्जेक्ट वाले को गाइडलाइन दूंगा, फिर कल मॉर्निंग में मैं मैथमेटिक्स वाले जो भी हैं ना, उनको गाइडलाइन देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और इस तरह से आप लोग ज़रूर इसमें सफल होंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये मन में पहले बैठा दे और मन को बिल्कुल शांत रखे, नहीं तो जो होने का भी होगा कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए अभी हम क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करेंगे, और क्योंकि अब थ्योरी पढ़ाना समझाना इनका समय नहीं है। देखिए, आप लोग कल जो क्वेश्चन का हम विश्लेषण किए थे उसमें आप लोगों ने देखा था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, और आप लोगों को जो नोट दिए हैं उसमें जो इकाई 6 है उनमें शैक्षिक संस्थाओं का ही क्या है, आपको वर्णन है, उल्लेख है। तो राष्ट्रीय स्तर की जो शैक्षिक संस्था है उसमें एक नाम आता है किसका, NCERT का, ना, NCERT। इसका पूरा नाम आप लोग निश्चित रूप से जानते होंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो है वह 1961 में हुई थी। NCERT की स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। इनका जो सिद्धांत वाक्य है वह है विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या अमृतम अश्नुते, ये इसका क्या है, आपको सिद्धांत वाक्य है। किसका, NCERT का। और NCERT का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और NCERT जो है
क्लास 1 से 12 तक यानी विद्यालय स्तर की जो शिक्षा है ना, उसके लिए पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम तैयार करती है। ठीक है। और एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक जो है वह दिनेश प्रसाद सकलानी जी है। तो आपको याद क्या सब रखना है कि एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 ईस्वी में। एनसीईआरटी का सिद्धांत वाक्य क्या है? तो एनसीईआरटी का सिद्धांत वाक्य है आपको विद्या अमृतम अश्नुते। इनका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और यह कौन सा कार्य करती है? तो यह विद्यालय स्तर की जो शिक्षा है न, चाहे प्रारंभिक हो या माध्यमिक हो, उनके लिए यह सिलेबस तैयार करती है, करिकुलम तैयार करती है और विद्यालय स्तर की शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च का भी काम करती है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी यह क्या करती है? संचालन करती है। तो एनसीईआरटी समझ गए आप लोग? ओके। इसके बाद है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसकी जो स्थापना है वह 1995 ईस्वी में हुई थी। एनसीईआरटी का 1961 में और एनसीटीई का स्थापना जो है दिनेश प्रसाद सकलानी है, एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक। हालांकि ये नहीं पूछेगा फिर भी याद रख लीजिए। एनसीटीई की स्थापना जो है 1995 में हुई थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इनका पूरा क्या है? नाम है। और हाँ, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। और इनका भी मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। इनका भी मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और एनसीटी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है, एनसीटी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसकी संख्या जो है पिछले एसटीटी में पूछा भी गया था, 5 है। एनसीटी के क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या कितनी है? 5। कहाँ कहाँ पर? तो भोपाल में, भुवनेश्वर में, बेंगलुरु में और जयपुर में। 4 जगह ही हुआ ना? हाँ, 4 ही है इसका आपको क्षेत्रीय कार्यालय। दिल्ली तो इसका मुख्यालय हो गया। भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और जयपुर, ये 4 जगह पर एनसीटी का क्षेत्रीय कार्यालय है। एनसीटी का जो सिद्धांत वाक्य है, जिस तरह एनसीईआरटी का सिद्धांत वाक्य था विद्या अमृतम अश्नुते, वहीं एनसीटी का सिद्धांत वाक्य है गुरुर गुरुतमो। गुरुर गुरुतमो। हाँ सर। हाँ, पहुंच जाएंगे कल 10 बजे ब्लॉक में। इनका जो आपको सिद्धांत वाक्य है वह है गुरुर गुरु तमो धाम। गुरुर गुरु तमो धाम। नहीं, इकाई 6 वाला पीडीएफ में ये सारा चीज लिखा हुआ है। एनसीटी का सिद्धांत वाक्य क्या है? गुरुर गुरु तमो धाम है न। और ये आपको एनसीटी के बारे, हाँ, एनसीटी जो है जितना भी आपको अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या होती है उसका वह निर्धारण करती है। जैसे बीएड, डीएलएड, इस सब कॉलेज को मान्यता देना या इनके लिए आपको पाठ्यक्रम तैयार करना, ये इसका काम यह किसका काम है? आपको
एनसीटीई का है। किसका है? एनसीटीई। ठीक है, यानी एनसीटीई का पूरा नाम नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है। इनका मुख्यालय दिल्ली में है। इनके क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या 4 है। इनका जो सिद्धांत वाक्य है वह गुरुर गुरु तमो धाम है, और यह राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। यह अध्यापक शिक्षण महाविद्यालयों को मान्यता देती है, उनके लिए पाठ्यक्रम तैयार करती है। शिक्षकों के योग्यता का निर्धारण भी एनसीटीई के द्वारा ही किया जाता है। चलिए, अब तीसरा जो कि पिछले एसटीटी में पूछा गया था वह है NIEPA। NIEPA, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, पी से प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसका पूरा नाम है? NIEPA का। ये वर्तमान में आपको इनको दूरस्थ विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता मिला हुआ है। NIEPA को वर्तमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी दूरस्थ विश्वविद्यालय की मान्यता मिली हुई है। और इनका जो मुख्य काम है NIEPA का, वो है कि शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक योजनाओं और शैक्षिक प्रशासन का मतलब निर्धारण और कार्यान्वयन करना, और शिक्षा के क्षेत्र में जो शोध होता है, एमफिल, ये सब एमफिल करना है, किसी को PhD करना है, तो वो आपको NIEPA से किया जा सकता है। दिमाग में थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है आप लोगों को? इनके बाद एक बार PDF पढ़ लीजिएगा तो ये पूरा याद हो जाएगा। इनके हाँ, NIEPA का स्थापना जो है वो 1962 में हुआ था, लेकिन यह वर्तमान स्वरूप में 2006 में आया है ना। अब इसके बाद हम लोग CBSE को देख लेते हैं। CBSE का पूरा नाम आप लोगों को पता है? क्या होता है CBSE का पूरा नाम? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन होता है? सेकेंडरी होता है कि स्कूल होता है, बताइए। बिल्कुल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। किसका? CBSE का पूरा नाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका पुनर्गठन स्वतंत्रता के बाद 1962 में हुआ। पुनर्गठन स्वतंत्रता के बाद कब हुआ? 1962 में हुआ। ठीक है, और इनका जो काम है वह है कि आपको केंद्रीय स्तर पर जो है 10th और 12th बोर्ड का एग्ज़ाम करवाना, शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम करवाना, EEE, JEE न, इस सब का भी एग्ज़ाम करवाना। और CBSE के क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या जो है वह 16। CBSE के क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या कितनी है आपको? 16 है। ठीक है, चलिए गौरव का, अरे सब एडमिट कार्ड देख लीजिएगा, एडमिट कार्ड भागा थोड़े जा रहा है।
तो ये 4 गो संस्था NCERT, NCTE, उसके बाद NIEP और CBSE, ठीक है, ये सेंट्रल लेवल का हो गया। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में UGC हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब राज्य स्तर पर जो संस्था है उसमें पहला नाम किसका आता है? SCERT का, ठीक है। सेकेंडरी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आप लोग साथ साथ एडमिट कार्ड भी देख रहे हैं। चलिए, रोशन सिंह मैथ वाले को, इसका मतलब 4 को ही है मैथ वाला का, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए। आप लगातार मैथ पढ़ा रहे हैं और इसको थोड़ा समझ लीजिए, दिक्कत नहीं होगी, रिजल्ट होगा इस बार तो होगा, मेरा आशीर्वाद साथ है, ठीक है। देखिए, SCERT का पूरा नाम स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। और इनका जो काम है वो वही सब काम है जो केंद्र स्तर पर किसका काम है? तो NCERT का, यानी यह NCERT की ही अधीनस्थ संस्था है जो राज्य स्तर पर विद्यालयों के लिए आपको पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम क्या करती है? तैयार करती है। इसके बाद बिहार में एक आपको और संस्था है एजुकेशन का, BEPC। इसका पूरा नाम होता है बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। उनके बाद एक संस्था है आपको राज्य स्तर पर बिहार में, BSEB, ठीक है। और यही संस्था अभी आप लोगों का स्टेट का क्या ले रही है? एग्जाम ले रही है। और BSEB का पूरा नाम आप लोगों को पता है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। यहाँ S का मतलब स्कूल है, यहाँ S का मतलब सेकेंडरी नहीं है, ठीक है। और BSEB की जो स्थापना है वह 1952 में हुई थी। CBSE की स्थापना 1929 में हुई और 1962 में इसका पुनर्गठन हुआ। जबकि BSEB की स्थापना कब हुई? 1952 में। और यह एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, यानी यह अपने कर्मचारियों को वेतन जो देती है वह खुद जो अलग अलग तरीके से शुल्क वसूलती है उसी के द्वारा इसका संचालन होता है। इसलिए BSEB क्या है? आपको एक स्वायत्त संस्था है। इनका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वह प्रत्येक प्रमंडल में खुल चुका है। तो इनकी संख्या शायद 9 है, लेकिन एक बार नेट पर देख लीजिएगा आप लोग कि बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की अभी संख्या कितनी है, ठीक है। हालांकि 9 होना चाहिए लेकिन हम कंफर्म नहीं है। और बिहार बोर्ड का जो सिद्धांत वाक है वह है अग्रतः सकलम शास्त्र, अग्रतः सकलम शास्त्र लिखा देखे होंगे आप लोग। अग्रतः सकलम शास्त्र पृष्ठतः सहसरम धनु, यानी आगे पूरा पूरा शास्त्र और पीछे आपको मतलब तीर तना हुआ धनुष। तो अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः ससरम धनु, ये BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का सिद्धांत वाक है। और इनका जो काम है वह है, अच्छा, इसका क्षेत्रीय कार्यालय BSEB की
8 है, गौरव बता रहे हैं, नेट पर सर्च कर लिए हैं। ठीक है, आनंद किशोर बाबू इनके अध्यक्ष हैं अभी, अनूप कुमार सिन्हा इनके जो है सचिव हैं। इनके बाद एक बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड है, BSSB। इसकी स्थापना 1980-81 में हुई थी, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का। और जानते हैं, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अपना भवन नहीं है। इसका जो आदर्श वाक्य है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का, वह है भारत में पूर्ण साक्षरता स्थापित करना। BSSB का सिद्धांत वाक्य है, ऐसा गौरव 8 बोने हैं। खैर, देख लीजिएगा, बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या 9 ही है। चलिए ठीक है, हम कंफ्यूज हो रहे थे इसलिए। और BSSB के साथ ही बिहार में एक BSMEB नाम की भी संस्था है, जिसका पूरा नाम जो है वह बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशनल बोर्ड है न, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड है, BSMEB। इनकी स्थापना भी 1981 में हुई थी। और यह आपको जो भी मदरसा है उनका नियंत्रण करती है। इनके अलावे आपको बिहार में BBOSE नाम की संस्था भी है, बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन, जो कि आपको डिस्टेंस में 10th और 12th की डिग्री क्या करती है, प्रदान करती है। इनके अलावे आपको बिहार में अलग अलग ज़िलों में CTE है, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, डाइट है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग न, डाइट। ये सब आपको संस्थाएं हैं जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है। तो आप लोगों को करना क्या है, अभी मैं जो भी बताया वह जो PDF मैं आप लोगों को 10 गो बोला है पढ़ने के लिए, उसमें आपको छठा जो ऑब्जेक्टिव वाला PDF है न, उस पर लिखा होगा, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अभी जितना चीज़ हम बताए हैं वो एक बार रिव्यू हो जाएगा। चलिए, जिनका 14 को है, आपका तो विकास सर हिंदी है ना, तो उनको तो अच्छा खासा फिर भी समय मिल रहा है। वर्षा का 5 को है, चंदन जी का 14 को है, और गौरव का 8 को है। गौरव का भी सोशल साइंस है। यानी कहने का मतलब हिंदी जिनका भी है सबका 14 ले रहा है ना, क्योंकि सीखा मुन्नी ये सब जो है हिंदी से है, तो हिंदी का 14 ले रहा है। ठीक है, सोशल साइंस 8 ले रहा है, मैथ को 4 तारीख ले रहा है ना, मैथ 4 तारीख को हो रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्नोत्तर करूंगा। अच्छा, ये बताइए, कोई भी बच्चा किस अवस्था में यानी किसी भी बच्चे का सबसे गहन और जटिल समाजीकरण जो है वह किस अवस्था में होता है? बिल्कुल किशोरावस्था में।
अगला प्रश्न है कि बच्चे किस आयु में आपको निगमनात्मक तर्कना करना शुरू कर देते हैं, किस अवस्था में? निगमनात्मक तर्कना किशोरावस्था हो जाएगा। किशोरावस्था में निगमनात्मक तर्कना करते हैं। अच्छा, ये बताइए, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र है या एक दूसरे के पूरक हैं? संज्ञान और संवेग एक दूसरे के क्या है, आपको पूरक है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? बिल्कुल, सिगमंड फ्रायड ने आपको मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था। अच्छा, ये बताइए, बिहार राज्य के पाठ्यचर्या की रूपरेखा, बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क कब बनकर तैयार हुआ? बीसीएफ बीसीएफ कब बनकर तैयार हुआ? सही उत्तर इसका 2008 है। बीसीएफ अभी तक केवल एक बार बना है, 2008 में। एनसीएफ 5 बार बन चुका है। पहला 1968, दूसरा 1975, तीसरा 1988, चौथा 2000 नहीं सॉरी 68 नहीं, 1975, 88, 2000, 2005 और 2022, ये 5 बार आपको एनसीएफ बन चुके हैं और बीसीएफ केवल एक बार बना है। अच्छा, किस आयोग का यह कथन है कि स्त्रियों के शिक्षा का महत्व पुरुषों से अधिक है? किस आयोग का यह कथन है कि स्त्रियों के शिक्षा का महत्व पुरुषों से अधिक है? बिल्कुल, कोठारी आयोग इसका सही उत्तर होगा। कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बिल्कुल, कल भी बताए थे, वुड्स डिस्पैच को। प्रकृति की ओर लौट चलो, प्रकृति की ओर लौट चलो, यह किस शिक्षा दर्शन का नारा है? रिटर्न टू नेचर शिक्षा दर्शन है ना आपको, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद न, तो किस शिक्षा दर्शन का यह नारा है कि प्रकृति की ओर लौट चलो? बिल्कुल, ये प्रकृतिवाद का नारा है। वैसे रूसो जो है वह भी प्रकृतिवाद के ही क्या थे, समर्थक थे। अच्छा, जॉन डेवी, विलियम जेम्स आदि मनोवैज्ञानिक जो है किस शिक्षा दर्शन से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, ये प्रयोजनवाद से जुड़े हुए हैं। प्रयोजनवाद से जुड़े हुए।
अच्छा, अभी जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसमें किस वाद पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है? प्रयोजनवाद पर ही सब। संरचनावादी तो वो दर्शन संप्रदाय हो गया, दर्शन में प्रयोजनवाद हो जाएगा। दर्शन में प्रयोजनवाद हो जाएगा। वर्तमान समय में एक शिक्षक की भूमिका क्या है? वर्तमान समय में एक शिक्षक की भूमिका क्या है? बिल्कुल, एक सुगमकर्ता का, एक सुविधादाता का, नहीं, और एक मार्गदर्शक। लेकिन दो शब्द ज्यादा याद रखना है, सुगमकर्ता और सुविधादाता। अच्छा, शैक्षिक प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? ऑप्शन में है पाठ नियोजन, बिल्कुल, पाठ योजना तैयार करना, यही शैक्षिक प्रक्रिया का पहला चरण होता है। अच्छा, ये बताइए, सूक्ष्म शिक्षण का जो समय अवधि है वह कितने का होता है? बिल्कुल, 35 मिनट का होता है। अच्छा, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? बिल्कुल, स्किनर ने दिया था। स्किनर ने अपना प्रयोग किस जीव पर किया था? चूहा और कबूतर। स्किनर ने प्रयोग किया था चूहा और कबूतर पर। पॉवलव ने प्रयोग किया था कुत्ता पर। वाटसन ने प्रयोग किया था खरगोश पर। कोहलर ने प्रयोग किया था चिंपांजी पर। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? बिल्कुल, थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला है, बीसीएफ 2008 तैयार करने वाली जो समिति थी, इनके अध्यक्ष कौन थे? देखिए, बीसीएफ 2008 जो है एससीईआरटी बिहार के द्वारा तैयार की गई। बीसीएफ का पूरा नाम बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क है। बीसीएफ 2008 तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष विनय कुमार कंठ हैं। विनय कुमार कंठ हैं। जिस समय बीसीएफ 2008 बन रहा था उस समय बिहार एससीईआरटी के अध्यक्ष जो है निदेशक हसन वारिस थे। बीसीएफ 2008 में कुल मिलाकर 9 अध्याय हैं।
बीसीएफ 2008 बिहार राज्य की पहली पाठ्यचर्या की रूपरेखा है। बीसीएफ 2008 का आधार वाक्य है एजुकेशन फॉर इक्विटी, हार्मोनी एंड एक्सेलेंस। एजुकेशन फॉर इक्विटी, हार्मोनी एंड एक्सेलेंस, ये बीसीएफ 2008 का आधार वाक्य है। बीसीएफ 2008 में 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। बीसीएफ 2008 इसलिए तैयार किया गया जिससे कि बिहार राज्य की जो विशेष आवश्यकता है शिक्षा से जुड़ी हुई, उसको क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। अच्छा, ये बताइए एनसीईआरटी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन, यह बनकर कब तैयार हुआ? एनसीईआरटी बनकर कब तैयार हुआ? 2009 में एनसीईआरटी बन के तैयार हुआ 2009 में। अच्छा, 2 मिनट आप लोग रुकिए। हाँ, ये बताइए कि सीखने के दौरान जो आकलन होता है उसको क्या कहते हैं? सीखने के लिए आकलन कहते हैं, या सीखने का आकलन कहते हैं, या सीखने के रूप में आकलन कहते हैं? बिल्कुल, सीखने के दौरान जो आकलन होता है वह सीखने के लिए आकलन होता है। ठीक है। उसके बाद सीखने के बाद जो आकलन होता है उसको क्या कहते हैं? सीखने का आकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और जब बच्चा अपना आकलन खुद से करता है तो उसको क्या कहते हैं? सीखने के लिए, सीखने का, या सीखने के रूप में। जब बच्चा खुद आकलन करता है तब उसको कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में आकलन। अच्छा, एक निश्चित समयावधि में किसी बच्चे में जो क्रमिक प्रगति होती है उसका आंकड़ा किसमें होता है? घटनावृत्त अभिलेख में, या पोर्टफोलियो में, या आपको रूब्रिक्स में, किसमें होता है? बिल्कुल, पोर्टफोलियो में। अच्छा, बच्चे को यदि आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना चाहते हैं तो किस शिक्षण विधि को आप सबसे उत्तम मानेंगे?
क्षेत्र भ्रमण विधि को। किस विधि को? क्षेत्र भ्रमण विधि को। अच्छा, शिक्षण का कुछ सूत्र सब है, आप बताइए। अभी हम 5 सूत्र बोल रहे हैं, आपको बताना है इसमें कौन गलत है। पहला है अमूर्त से मूर्त की ओर, दूसरा है सरल से जटिल की ओर, तीसरा है आगमन से निगमन की ओर, चौथा है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, पांचवा है मूर्त से अमूर्त की ओर। कौन गलत है? पहला भी गलत है, अमूर्त से मूर्त नहीं होगा, मूर्त से अमूर्त होगा, और स्थूल से सूक्ष्म होगा, सूक्ष्म से स्थूल नहीं होगा ना। अच्छा, किसी विद्यालय में समस्त शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधि जो है संयुक्त रूप से क्या कहलाती है? पाठ्यक्रम कहलाती है, पाठ्यचर्या कहलाती है, न पाठ्य पुस्तक कहलाती है, क्या कहलाती है? इसको पाठ्यचर्या कहते हैं, करिकुलम कहते हैं। देखिए, आप लोगों का जो सिलेबस दिया है और कल जो हम क्वेश्चन का विश्लेषण करवाए थे, तो सिलेबस में है टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी शिक्षण और अधिगम, और उनका जो अर्थ है, उनकी जो प्रक्रिया है, उनके जो अभिलक्षण है। उसके बाद शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, ना, ब्लूम्स का टेक्सोनोमी। उसके बाद अलग अलग टीचिंग मेथड जो है, उसके जो मेरिट और डिमेरिट है, लेसन प्लान के बारे में, सूक्ष्म किसी क्लासरूम का प्रभावी वातावरण कैसे बन सकता है, टीचर के क्वालिटी के बारे में, इवेल्यूशन और असेसमेंट के बारे में, करिकुलम के बारे में। तो ये जितना भी हम पीडीएफ आपको दिए हैं ना, 10 पीडीएफ, आप देख लीजिएगा कि इन 10 पीडीएफ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक स्टूडेंट हमको मैसेज किया था कि सर सिलेबस में तो हम ये टॉपिक देख रहे हैं और आप जो हमको नोट उपलब्ध कराए वह तो कुछ अलग टाइप का ही क्या है नोट। तो मैंने उसको स्पष्ट किया था कि सिलेबस में जो टॉपिक है, अब उस टॉपिक को हेडलाइन बनाते हुए हम पुराने नोट को संशोधित करके लिख सकते थे, लेकिन समय है आपके पास 4 दिन, समय है आपके पास 4 दिन। तो इसलिए जो बना बनाया है, इसमें जो उपयोगी है, कल क्वेश्चन का हम विश्लेषण करके भी बता दिए, वो सारा चीज आप लोगों को हम भेज दिए। तो आप निश्चिंत होकर के उन 10 पीडीएफ को पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत पेडागोजी सेक्शन में नहीं होगी। और जितनी बात हम बता रहे हैं फास्ट तरीके से, उनको जो है आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिए। अच्छा, बच्चे पर अनुशासन जो है जबरदस्ती थोपना है या बच्चे में स्व अनुशासन विकसित करना है? बिल्कुल स्व अनुशासन
विकसित करना है। अच्छा, एक शिक्षक को एक कुशल नेतृत्वकर्ता होना चाहिए। तो एक शिक्षक को कैसा नेतृत्वकर्ता होना चाहिए? सत्तावादी, अहस्तक्षेपी, प्रजातांत्रिक, इनमें कोई नहीं। बिल्कुल प्रजातांत्रिक। सत्तावादी तो हो गया कि वही शिक्षक केंद्रित शिक्षा वाली बात, तो उसको तो बिल्कुल आपको क्या करना है, डिनाय करना है न। अहस्तक्षेपी हो गया कि आप विद्यार्थी के किसी काम में हस्तक्षेप कर ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल उनसे अलग थलग है, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या होगा, आपको प्रजातांत्रिक होगा। एक शिक्षक जो है उनको विषय का ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होनी चाहिए उसमें, उसे मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, सुविधादाता के रूप में होना चाहिए, परामर्शदाता के रूप में होना चाहिए और सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। ठीक है। शिक्षक के गुण वाला एक वो नोट हम अलग से दिए हैं, इनको आप लोग एक बार जो है जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए, इनके बाद हम लोग देखते हैं, एक मिनट। अच्छा, ये बताइए, लोकतंत्र और शिक्षा, लोकतंत्र और शिक्षा किसकी रचना है? लोकतंत्र और शिक्षा किसकी रचना है? नेटवर्क प्रॉब्लम, आवाज आप लोगों तक नहीं जा रही है। अच्छा, इतने लोगों तक आ रही है तो इसका मतलब ठीक है। लोकतंत्र और शिक्षा जो है वह जेम्स जॉन डीवी का रचना है। लोकतंत्र और शिक्षा जो है जॉन डीवी का रचना है। अच्छा, भारत की प्रथम आधुनिक महिला शिक्षा होने का गौरव किसे प्राप्त है? सावित्रीबाई फुले सही उत्तर है। अच्छा, टैगोर के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, विदेशी भाषा, क्या होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए, बिल्कुल। हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? आप लोग जब पहले इकाई का ही नोट खोलिएगा तो उनमें आपको शिक्षा के संबंध में अलग अलग जो शिक्षाविद हैं उनके कथन दिए गए हैं। आनंद का कहना है कि मनुष्य के भीतरी पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के श्रेष्ठ तत्वों का विकास शिक्षा है। विनोबा भावे कहते हैं
कि नए समाज को बनाने की प्रक्रिया शिक्षा है। जाकिर हुसैन कहते हैं कि मस्तिष्क के संपूर्ण विकास का नाम शिक्षा है। तो ये जो अलग अलग शिक्षाविद का कथन है शिक्षा के बारे में, इनको जरूर आप लोग रट लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। देखिए, शिक्षा का 3 माध्यम होता है: औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा किसको कहते हैं? तो जो नियमित विद्यालय रेगुलर जो विद्यालय जहाँ शिक्षक छात्र एक दूसरे के आमने सामने होकर के शिक्षण अधिगम का कार्य करते हैं, उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ये जो आजकल डिस्टेंस एजुकेशन, इंटरनेट के द्वारा लर्निंग या पत्राचार के द्वारा सीखना, ये गैर औपचारिक शिक्षा कहलाता है। और आपका जो आसपास का परिवेश और समाज है, वो जो है शिक्षा का अनौपचारिक माध्यम है। तो औपचारिक कौन है? तो नियमित विद्यालय। गैर औपचारिक जितने भी डिस्टेंस एजुकेशन के सोर्स हैं वह गैर औपचारिक हो गया। अब परिवेश और समाज जो है वह अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र है। पूर्ण जितना आप लोग सीटेट में पढ़े हैं और ये जो 10 पीडीएफ दिए हैं, इनको यदि गंभीरता से कोई पढ़ लेते हैं तो आप लोग पेडागोजी में 30 का 30 सही कीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो पिछले 1 घंटा से लगातार ये काम मतलब हम पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। और जैसा हमको समझ में आ रहा है कि मैथमेटिक्स जो है वो आपको 4 तारीख को ना, उनके बाद हिंदी जो है वह 14 तारीख को ना, रोशन सामाजिक विज्ञान से हैं वह 7 और 8 को। पेपर 1 हिंदी जो है वह 11 को है निधि का। पॉलिटिकल साइंस 13 को है। गौरव का एक वो पेपर 2 15 को है। अच्छा है गौरव। केमिस्ट्री का अमित जी का 14 को है ना। होम साइंस निधि का 13 को है। मिला जुला करके आप लोगों के पास समय है ना। अच्छा, मॉर्निंग में हम आप लोगों को जो भी मैथ के लोग हैं यदि वह चाहेंगे तो एक बार हम आप लोगों से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 9th-10th लेवल का, क्योंकि इंटर वाला मैथ अभी हम प्रैक्टिस में नहीं है, तो 9th-10th लेवल का जो मैथ है तो उसमें एक बार आप लोगों से पूछताछ हम कर लेते हैं और कुछ बता देते हैं जो मैथ वाले हैं। ठीक है, कुछ घुमा फिरा के पूछ लेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या कैसे है। ठीक है। और चलिए, हिस्ट्री में समय है अभी। मैं कुछ देर के बाद, जैसे 8:28 हुआ है, तो ये रखिए कि 8:50 से जो भी हिंदी साहित्य से हैं ना, चाहे वह पेपर 1 के हो या इसी जो भी क्लास होगी इसी क्लासरूम में होगी। अब कोई नई क्लासरूम नहीं बनेगी। ठीक है, इसी क्लासरूम में जो भी क्लास होगी वह हो। ठीक है, तो इसी क्लासरूम में जिनका जिनका हिंदी है उसको 8:50 में जुड़ जाना है। समझ रहे मेरे बात को?
और जिनका मैथ है उनके लिए कल सुबह हम समय निर्धारित करें। फिर शोषण को भी कल दिन में बताएंगे। सभी विषय वाले निश्चित रहे, बारी बारी से। ये तो 1 घंटा फिक्स है आपको पेडागोजी का। उधर बारी बारी से जितना हमसे हो पाएगा हम जरूर मदद करेंगे। ठीक।